नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बेहद दर्दनाक पन्ने को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक खास नजरिए से। जी। हमारे पास एक स्रोत है जो जलियांवाला बाग की घटना के कुछ कह सकते हैं अहम पलों का जिक्र करता है। हाँ, और ये महज एक तारीखी बयान नहीं है, बल्कि उस दिन के मंजर को शब्दों में जैसे खींचने की कोशिश है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, जैसा कि ये स्रोत बताता है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग जमा हैं। हाँ कुछ नेता शायद रोड़ी मतलब मलबे के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे होंगे। जी, ऐसा माहौल रहा होगा। माहौल में बेशक एक तनाव तो होगा, लेकिन फिर भी ये एक सभा है। लोग अपनी बात सुनने सुनाने आए हैं। हाँ, एक आम सभा जैसी। और तभी कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। स्रोत के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर करीब 90 ब्रिटिश सैनिकों के दस्ते के साथ वहां पहुंचते हैं। 90 सैनिक और उनके हथियार। हाँ, यही तो। ये कोई मामूली दस्ता नहीं था। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उन सभी के हाथों में भरी हुई राइफलें थीं। भरी हुई राइफलें मतलब तैयारी पूरी थी। बिल्कुल। ये तैयारी किसी शांतिपूर्ण इरादे की तरफ तो इशारा नहीं करती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस विवरण के अंदर उतरते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत हमें उस दिन के वाक्य के बारे में क्या बताता है और उसके क्या मायने हो सकते हैं। जी जरूर। स्रोत हमें सीधे उस क्षण पर ले जाता है जब सैनिक बाग में दाखिल होते हैं। हाँ, बताया गया है कि उन्होंने आते ही बाग को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला है, और स्रोत इस पर खास ध्यान दिलाता है। सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के बिना किसी चेतावनी के वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अच्छा। सोचिए, कोई घोषणा नहीं, कोई अल्टीमेटम नहीं, सीधी गोलीबारी। ये बिना चेतावनी वाली बात ये बहुत अहम है। हाँ, किसी भी भीड़ को नियंत्रित करने की जो सामान्य प्रक्रिया होती है, उसमें चेतावनी देना तो पहला कदम होता है। बिल्कुल। स्रोत का यह कहना कि चेतावनी नहीं दी गई, ये उस कार्रवाई के चरित्र को ही बदल देता है। मतलब ये महज भीड़ नियंत्रण नहीं लगता। कम से कम इस स्रोत के विवरण के अनुसार ये एक सोचा समझा हमला जान पड़ता है। और दूसरी बात जो आपने कही, निहत्थे लोग। हाँ, निहत्थे लोग। स्रोत का बार बार ये बताना कि लोग निहत्थे थे, ये शक्ति के भयानक असंतुलन को दिखाता है। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस सैनिक और दूसरी तरफ आम नागरिक जिनके पास खुद के बचाव का कोई साधन नहीं था। हाँ, और ये उस सभा के चरित्र के बिल्कुल विपरीत है जिसका जिक्र शुरू में था। लोग तो नेताओं को सुनने आए थे, किसी संघर्ष के लिए नहीं। सही कहा। ये अचानक हमला, जैसा स्रोत बताता है, लोगों के लिए कितना अप्रत्याशित और भयावह रहा होगा। उन्हें शायद समझने का मौका भी नहीं मिला होगा कि हो क्या रहा है। वही तो। बिल्कुल। चेतावनी न देने का एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है ना? कैसा असर? ये लोगों में एकदम से भगदड़ और भ्रम पैदा करता है, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। अच्छा। स्रोत शायद यही दर्शाना चाह रहा है कि ये कार्रवाई लोगों को तितर बितर करने के लिए नहीं, बल्कि शायद अधिकतम नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई थी। इस विवरण में हमें किसी भी तरह की बातचीत या संवाद की गुंजाइश का जिक्र नहीं मिलता। कहीं नहीं। और ये गोलीबारी कोई चंद पलों की घटना नहीं थी। नहीं। स्रोत हमें एक और आंकड़ा देता है जो इसकी गंभीरता को दिखाता है। ये गोलीबारी लगातार 10 मिनट तक चली। 10 मिनट? हाँ, 10 मिनट। और इस दौरान कुल 1650 राउंड गोलियां दागी गईं। 1650 राउंड? ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये उस 10 मिनट की निरंतर दहशत और मौत के मंजर का एक तरह से पैमाना है। 10 मिनट का वक्त सुनने में शायद कम लगे, लेकिन जब आप पर गोलियां बरस रही हों और बचने का कोई रास्ता ना हो, हाँ, तो ये अनंत काल जैसा महसूस होता होगा। बिल्कुल। और 1650 गोलियां दागने का मतलब है कि औसतन हर सैनिक ने करीब 18 गोलियां चलाईं। 18 गोलियां प्रति सैनिक? हाँ। ये आंकड़ा, जैसा स्रोत प्रस्तुत करता है, एक किस्म की निर्ममता और शायद एक आदेश का सख्ती से पालन करने की तस्वीर पेश करता है। ये अंधाधुंध फायरिंग की तरफ इशारा करता है, जहां निशाना लगाने से ज्यादा जरूरी शायद लगातार गोली चलाना था। लगता तो यही है। सोचिए, 10 मिनट तक लगातार गोलियों की आवाज, चीख पुकार और हर तरफ मौत का साया। स्रोत का ये विवरण उस बाग में फंसे लोगों की लाचारी और खौफ को उजागर करता है। ये कोई छोटी झड़प नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरफा नरसंहार का मंजर था, जैसा इस स्रोत से प्रतीत होता है। हाँ, और यहाँ ये सवाल भी उठता है कि 1650 गोलियां चलने के बाद रुका क्यों गया? स्रोत इसका कारण बताता है? नहीं, स्रोत इसका कारण नहीं बताता, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि सैनिकों के पास गोलियां खत्म हो गई थीं। अच्छा। अगर ये सच है
तो ये उस कार्रवाई के हद को और भी भयानक बना देता है। मतलब गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक संभव था, जब तक गोलियां थीं। हे भगवान, अब जरा उस जगह की बनावट पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जलियांवाला बाग उस समय कोई खुला पार्क नहीं था, बल्कि मकानों के पीछे घिरा हुआ एक खाली मैदान था। सही। और सबसे अहम बात जो त्रासदी को कई गुना बढ़ा देती है, स्रोत बताता है कि इस बाग से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही मुख्य रास्ता था। सिर्फ एक? और वो भी काफी संकरा। चारों तरफ ऊंची दीवारें या मकान थे। ये भौगोलिक स्थिति, ये इस घटना का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक मैदान नहीं था, ये एक किस्म का जाल था। जाल? हाँ, जब गोलीबारी शुरू हुई तो वो संकरा रास्ता ही भागने का एकमात्र जरिया था। कल्पना कीजिए, हजारों लोगों की भीड़ का उस एक पतले से रास्ते से निकलने की कोशिश करना, जबकि पीछे से गोलियां चल रही हों। भयानक। स्रोत का ये कहना कि भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो दीवारें और मकान जो सामान्य दिनों में शायद सुरक्षा का एहसास देते होंगे, उस दिन मौत की दीवारें बन गए। इसका मतलब है कि जनरल डायर के सैनिकों ने सिर्फ गोली ही नहीं चलाई, बल्कि उन्होंने एक ऐसी जगह को चुना या इस्तेमाल किया जहां से लोगों का बच निकलना लगभग नामुमकिन था। हाँ, लगता तो यही है। शुरू का ये विवरण ये अनजाने में हुई त्रासदी की बजाय एक सोची समझी कार्रवाई की तरफ इशारा करता है, जिसमें जगह की बनावट का भी फायदा उठाया गया। सही कहा। इस भौगोलिक विवरण से ये भी समझा जा सकता है कि हताहतों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों रही होगी। क्योंकि भागने का रास्ता ही नहीं था। बिल्कुल। जब भागने का रास्ता न हो और हमला लगातार जारी रहे तो नुकसान का बढ़ना लाजमी है। ये स्थिति को और भी ज्यादा क्रूर बना देता है। लोगों के पास न छिपने की जगह थी, न भागने का रास्ता। वे पूरी तरह से सैनिकों की दया पर निर्भर थे, और स्रोत बताता है कि कोई दया नहीं दिखाई गई। ऐसी चरम हताशा और बेबसी की हालत में जब मौत सामने खड़ी हो और भागने के सारे रास्ते बंद हो, तो इंसान क्या करता है? हाँ। स्रोत एक और दिल दहला देने वाले मंजर का जिक्र करता है। बाग के अंदर एक कुआं था। कुआं? जी। जान बचाने की आखिरी कोशिश में कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में कूद गए। शायद उन्हें लगा होगा कि कुएं की गहराई उन्हें गोलियों की बौछार से बचा लेगी। हाँ, शायद यही सोचा होगा। ये उस वक्त की अकल्पनीय भगदड़ और जान बचाने की जद्दोजहद को दिखाता है। कुआं जो सामान्य परिस्थितियों में जीवन का स्रोत होता है, पानी देता है, वो उस दिन आखिरी पनाहगाह नजर आया। लेकिन स्रोत जो आगे बताता है वो इस त्रासदी को और भी गहरा कर देता है। क्या बताता है स्रोत? देखते ही देखते वो कुआं भी लाशों से भर गया। लाशों से भर गया? हाँ, यानी जो लोग गोलियों से बचने के लिए कूदे वे या तो डूब कर मर गए या एक दूसरे के नीचे दबके। अनीय है ये सोचना भी। स्रोत आगे बताता है कि इसी कुएं को आज शहीदी कुआं के नाम से जाना जाता है। शहीदी कुआं? ये नाम अपने आप में उस दिन के बलिदान और क्रूरता की कहानी कहता है। शहीदी कुआं, ये शब्द महज एक नाम नहीं है, ये एक प्रतीक बन गया है। किस चीज का प्रतीक? ये उस दिन की चरम लाचारी, बचने की हर कोशिश की विफलता और मौत के उस भयावह पैमाने का प्रतीक है जिसका जिक्र ये स्रोत कर रहा है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक साधारण भौगोलिक तत्व जैसे कुआं इतिहास की एक भयानक घटना का केंद्र बिंदु बन सकता है। हाँ, बात तो सही है। स्रोत का इस कुएं का जिक्र करना उस घटना की मानवीय त्रासदी को उजागर करता है। ये आंकड़ों का खेल नहीं था, ये इंसानों की जान बचाने की नाकाम कोशिशों की कहानी थी। तो अगर हम इस स्रोत से मिली जानकारी को एक साथ देखें तो एक पूरी तस्वीर उभरती है। जी। जनरल डायर का अचानक भारी हथियारों से लैस सैनिकों के साथ आना। हाँ। अते ही बिना चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलीबारी शुरू कर देना। वो भी पूरे 10 मिनट। हाँ, पूरे 10 मिनट तक। फिर बाग की ऐसी बनावट कि भागने का कोई रास्ता ही ना हो। बिल्कुल। और अंत में वो कुआं जो जान बचाने की आखिरी उम्मीद थी लेकिन लाशों से भर गया और शहीदी कुआं कहलाया। बिल्कुल। ये स्रोत इन सभी कड़ियों को जोड़कर दिखाता है कि ये घटना महज गोली चलाने का आदेश नहीं थी, बल्कि कई चीजों का मिला जुला नतीजा थी, जैसा कि इस विवरण में पेश किया गया है। इसमें सैन्य रणनीति या क्रूरता कहें, मौके की भौगोलिक स्थिति और लोगों की बेबसी, सबने मिलकर उस दिन की भयावहता को रचा। स्रोत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सब संयोग था या इसमें एक सोचा समझा पैटर्न था। हाँ, ये सवाल तो उठता है। जिस तरह से घटनाओं का क्रम बताया गया है, घेरना, बिना चेतावनी गोली चलाना, लगातार चलाना और ऐसी जगह चुनना जहां से बच निकलना नामुमकिन हो, ये सब एक खास दिशा की ओर संकेत करता है। करता तो है। हाँ, ये स्रोत महज तथ्यों को सूचीबद्ध नहीं कर रहा,
बल्कि एक नैरेटिव, एक कहानी बुन रहा है। सही कहा। ये हमें बता रहा है कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ और उसका असर कितना भयानक था, कम से कम इस विवरण को लिखने वाले के नजरिए से। बिल्कुल। इसने हमें जलियांवाला बाग की घटना के कुछ सबसे मार्मिक और त्रासद पहलुओं से रूबरू कराया है। निश्चित रूप से। ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बड़ी घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि उसमें ऐसी बारीकियां, ऐसे विवरण छिपे होते हैं जो उस घटना की असल भयावहता और मानवीय पीड़ा को सामने लाते हैं। जैसे शहीदी कुएं का जिक्र। हाँ, शहीदी कुएं का जिक्र या भागने का रास्ता ना होने की बात, ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये उस अनुभव के हिस्से हैं जिसने उस दिन को भारतीय इतिहास का एक काला दिन बना दिया। सही है। यह स्रोत उस क्रूरता और लाचारी का एक शक्तिशाली चित्रण प्रस्तुत करता है। इस पड़ताल के अंत में एक सवाल शायद हमारे जहन में रह जाता है जी, जो सीधे इस स्रोत से ही उठता है। स्रोत में शहीदी कुएं का जो विवरण है कि वो देखते ही देखते लाशों से पट गया, हाँ, ये एक बहुत ही विशिष्ट और खौफनाक छवि बनाता है। बिल्कुल। जब हम इस एक छवि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये हमें उस क्षण की चरम भयावहता, उस भगदड़ और उसमें फंसे लोगों की उस असहनीय अंतिम लाचारी के बारे में क्या महसूस कराता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर अकेले में विचार किया जा सकता है,